हेलो वेलकम बैक टू द सीरीज पार्ट 2 ऑफ पॉलिटी विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। हम यहाँ पर जो है यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो भी पॉलिटी में इंडियन पॉलिटी में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट पॉलिटी में हमारा कोई भी क्वेश्चन जो है फैक्ट्स वाइज जो है मिस ना करें, राइट। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव सीन दैट जो कॉन्स्टिट्यूशन हम समझ रहे हैं, मेकिंग ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स ऑल्सो। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो रेज होते हैं। सो डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वी हैव सीन दैट जो कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में एनफोर्स हो गया था, इनैक्ट हो गया था, उसकी स्टार्टिंग कम समवेयर 1934 से हो गई थी, जहाँ पर आपकी डिमांड पुट फॉरवर्ड की गई थी एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, किसके थ्रू, एम एन रॉय के थ्रू। फिर उसको आईएनसी ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था, उसको डिमांड किया था। जवाहरलाल नेहरू ने आउटसाइडर की इंटरफेरेंस को बिल्कुल ही मना किया दैट देयर शुड बी ओनली इंडियंस अलाउड। ऑगस्ट ऑफर आया, क्रिप्स प्रपोजल आया, कैबिनेट मिशन आया, ये सब। फिर इसके थ्रू भी धीरे धीरे हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को इवॉल्व किया गया। इंपॉर्टेंट डेट्स हमने देखी थी, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो हमारा नेशनल फ्लैग था, नेशनल फ्लैग उसको हमने 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया था। जो हमारी नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग है, उसको हमने 24 जनवरी को। जो कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स हुआ था वो सबको पता है 26 जनवरी 1950 को। जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था वो किया था 13 दिसंबर। जो 1946 में फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। प्रेसिडेंट कौन थे असेंबली के, राजेंद्र प्रसाद। और टेम्पररी चेयरमैन कौन थे, आपके सचिदानंद सिन्हा। और 2 वाइस प्रेसिडेंट हमारे पास थे, एच सी मुखर्जी एंड वी टी कृष्णमाचारी। उसके बाद फर्स्ट जनरल इलेक्शंस आपके हेल्ड हुए थे अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952। अब हमें समझना है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारे पास बन गई थी, उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कंपोजिशन क्या थी। असेंबली जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसको समझने से, लोकसभा हाउस है तो लोकसभा हाउस में देयर आर वेरियस सीट्स, बहुत सारी सीट्स होती हैं। उसमें से सीट्स को जो है, जो मेजॉरिटी पार्टी के रूलर्स होते हैं, जिन जिनको जो जो अपने प्रोविंस से जीते होते हैं, उनको वहाँ पर सीट्स एलोकेट की जाती हैं। सिमिलरली ये जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी टोटल यहाँ पर रखी गई 389 सीट्स। इन 389 सीट्स में से 296 सीट्स जो थी वो ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, और जो 93 सीट्स थी वो किसको, वो प्रिंसली स्टेट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही थी। ये किस प्लान के अंदर था, ये था अंडर द कैबिनेट। तो कैबिनेट मिशन प्लान ने ये प्रपोज करा कि हम एक काम करते हैं, 389 सीट्स रखते हैं, उसमें से 296 जो है वो ब्रिटिश इंडिया, और जो 93 हैं वो प्रिंसली स्टेट्स को क्या करेंगी, वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगी। अब उनमें कंपोजिशन किस तरीके से था कि ये जो सीट्स हैं इन पर जो रिप्रेजेंटेशन आएगा 296 प्लस 93, 296 प्लस 93, टोटल 389। तो इन सीट्स पर जो रिप्रेजेंटेशन आएगा वो हर सेक्शन को, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या करना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए। फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, इंक्लूडिंग वुमेन, एसटी, एससी सब होने चाहिए उसमें। सीट्स एलोकेट की गई। सीट्स का एलोकेशन भी कुछ इस तरीके से था कि जो हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स हैं, ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी एलोकेटेड सीट्स इन प्रपोर्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। जो हमारे पास ब्रिटिश प्रोविंसेस में सीट्स एलोकेट की गई थी, उनको हमने 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ के बीच में डिवाइड किया था, मुस्लिम, सिक्स एंड जनरल, इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था वहाँ पर सीट्स एलोकेशन का। देन वी वर हैविंग द वोटिंग मैथड। वोटिंग मैथड में आप देखो कि दो ही सेम अगेन यहाँ पर, एक तो दो, एक ब्रिटिश इंडिया था और एक आपके पास प्रिंसली स्टेट्स थी। तो प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो थे नॉमिनेटिव, जिनको हमने नॉमिनेट करके भेजा था, नॉमिनेटेड। और ब्रिटिश इंडिया से जो आए थे वो वहाँ पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसको जितने ज़्यादा वोट मिले उसको उतनी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर मिली। और प्रिंसली स्टेट्स का था वहाँ पर नॉमिनेशन। तो मेंबर्स जो रहे पार्टली इलेक्टेड ब्रिटिश प्रोविंसेस से, और पार्टी नॉमिनेटेड कौन थे, जो हमारे प्रिंसली स्टेट से आ रहे थे। Mahatma Gandhi was part of the assembly or not? So we all know that Mahatma Gandhi was not the part of Constituent Assembly. वो Constituent Assembly का part नहीं थे। 93 seats allocated to the princely states were not filled as they decided to stay away from the Constituent Assembly. तो वो जो 93 सीट्स थी प्रिंसली स्टेट्स की, वो कम्प्लीटली फिल ही नहीं हुई थी, क्योंकि द लीडर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स दे डिसाइडेड कि हम उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। देन लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, ही मूव दिस हिस्टोरिक रेजोल्यूशन ऑन 13 जनवरी 1946 इन द असेंबली। तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन जो था वो 13 जनवरी 1946 में उसको इंट्रोड्यूस किया। उसमें फंडामेंटल और फिलोसफी थी कि किस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका स्ट्रक्चर रहने वाला है, जो पीपल ऑफ इंडिया को गारंटी करता है जस्टिस की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ये हमारा जो प्रेम्बल में हम देखते हैं, ये उसका ही क्रक्स है। ये रिजोल्यूशन जो था फिर 22 जनवरी 1947 को जो है
वो एक्सेप्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो ये जो आज जो हमारा प्रियम्बल है, वो प्रियम्बल इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। तो दिसंबर ऑफ 1946 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, और जनवरी ऑफ 1947 में इस रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया, और फर्दर यही मॉडिफाई होकर क्या है आज हमारा प्रियम्बल है। ओके, देन सी द नेक्स्ट थिंग कि हमारा जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, उसमें हमने क्या चेंजेस जो हैं वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए थे। द असेंबली वॉज फुली सॉवरेन बॉडी, फ्री टू एब्रोगेट और अल्टरनिंग लॉ। 2 सेपरेट फंक्शंस वर असाइंड टू द असेंबली। 2 सेपरेट फंक्शंस थे हमें असेंबली में। एक तो जो असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी थी, वो उसको कौन चेयर कर रहे थे? राजेंद्र प्रसाद। दूसरा जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी, तो 2 बॉडी थी, एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी और एक तो वो पार्ट था जो लेजिस्लेशन का, जहाँ पर लॉज बन रहे थे, और उन लॉज में एग्रीमेंट होने का जो काम था वो था कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी का। तो लॉज बनते थे कि हमने लॉज डिसाइड किए हैं, अब हम असेंबली गए और असेंबली में हमने उन लॉज को पास कराया। तो लॉज को पास कराने वाला काम वॉज द ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, एंड लॉज मेकिंग का काम जो था वो आपका किसका था? लेजिस्लेटिव बॉडी का था। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी थी, इट वॉज हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एज वी ऑल नो। और जो हमारे पास लेजिस्लेटिव बॉडी थी, ये हमारे पास कौन चेयर कर रहे थे इसको? इट वॉज चेयर्ड बाय जीवी मलवनकर। ओके, देन ये 2 सेपरेट फंक्शंस हमारे पास हो गए। दस द असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। तो एक तरीके से जिस तरीके से हमारी आज की पार्लियामेंट वर्क करती है, वो असेंबली भी कुछ उस तरीके से वर्क कर रही थी ऑफ फ्री इंडिया। उसको हम डोमिनियन लेजिस्लेचर के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। दीज 2 फंक्शंस कंटिन्यू टिल 26 नवंबर ऑफ 1949। ये सब चलता रहा नवंबर 1949 तक। 26 नवंबर 1949 तक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन के रेडी हो चुका था। आफ्टर द विड्रॉल ऑफ मुस्लिम लीग मेंबर्स, टोटल स्ट्रेंथ केम डाउन टू 299 एज अगेंस्ट 389 अंडर द कैबिनेट मिशन। अब ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था, इसने मुस्लिम लीग को भी अपने नोशन में रखते हुए वो एक नंबर ड्राफ्ट किया था 389 सीट्स का। लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग ने विड्रॉल कर दिया था, तो ये जो नंबर था ये कितना रह गया था? 299। इस चीज़ को ध्यान देंगे कि जो कैबिनेट मिशन प्लान था, इसमें जो नंबर था वो उसमें मुस्लिम लीग को नोशन में रखते हुए था। देन आफ्टर द विड्रॉल ये नंबर 299 जो था वो रिड्यूस हो गया था। फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या फंक्शंस परफॉर्म किए भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने? जैसे ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। दैट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन 22 ऑफ जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को हमने अपना नेशनल फ्लैग। देन आपका जो सॉन्ग है, एंथम है, नेशनल सॉन्ग, वो 24 जनवरी 1950 को हो गया था। राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे वो इलेक्ट हुए थे 24 ऑफ जनवरी 1950 को। Right, elected Rajendra Prasad as first president of India on 24th of January 1950. Final session was held on 24th of January 1950. Final session had किया. However, it continued as provincial parliament of India from 26th January 1950 till formation of new parliament on May 1952. So this was the basic जो understanding के लिए required है. Total sessions आपके 11 total sessions थे. टोटल कितने सेशंस हुए? जैसे अगर कोई पूछ ले कि कितने सेशंस थे टोटल, फिर मेंस के हिसाब से आ जाए कि हम कैसे कह सकते हैं कि हमने प्रॉपर टाइम देके प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। तो भाई ये हमारे पास ये वही डाटा है कि हमने टोटल सेशंस जो किए वो 11 किए। टोटल टाइम जो लगा वो हमें 2 ईयर लगा, 11 मंथ्स लगे और 18 डेज लगे। और टोटल एक्सपेंडिचर इस सब में कितना हो? 64 लाख। तो आप समझ सकते हो आज के टाइम में 64 लाख की क्या ही वैल्यू है। बट उस टाइम पे आप देखो, अभी जो सेशंस होते हैं उसमें कितने करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, एक्सपेंडिचर होता है। और उसके बाद भी जो डिबेट्स होती हैं, द काइंड ऑफ डिबेट्स जो आज के टाइम पे असेंबली में हो रही हैं, वो इतनी वर्थफुल नहीं है। और वहीं पर वहाँ पर जो टोटल एक्सपेंडिचर इस 2 ईयर 11 मंथ्स 18 डेज में हुआ, वो 64 लाख का हुआ, जिसमें टोटल सेशंस 11 हुए। और हमने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको हमने क्या करा, यहाँ पर ड्राफ्ट करा। अब हम यहाँ पर समझते हैं मेजर कमिटीज़ के बारे में। देखो, हमारे पास हमने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अलग अलग कमिटीज़ बनाई, जिससे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बेटर तरीके से क्या कर सकें, ड्राफ्ट कर सकें, है ना। अलग अलग कमिटीज़ बनाई। कौन कौन सी कमिटीज़ थी वो अगर हम उनको समझे तो सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कमेटी। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास जो थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। कौन सी कमेटी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी। अगर हम वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल जी की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास इनके पास कौन सी कमेटी थी? तो माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरिया, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, देन प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो ये कमेटी के ये हेड थे, चेयरमैन थे। देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज शेयरिंग द रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी।
and steering committee. Jawaharlal Nehru himself was chairing Union Power Committee, Union Constitution Committee, and States Committee. The drafting committee was set up on 29th of August 1947 को ही हमने इसको सेटअप किया था. जिसमें इस पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी में जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी है हमारे पास वो यही कमेटी है. इसमें इन टोटल, लेकिन कभी कभी क्या है ना, इस टाइप से पूछ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमने जो माइनॉरिटीज़ और ट्रैवल कमेटी बनाई थी उसको कौन चेयर कर रहे थे, या फिर स्टीयरिंग कमेटी को कौन चेयर कर रहे थे, या फिर मैचअप्स करके आ जाएंगे कि एक तरफ कमेटी लिखी होंगी और एक तरफ उनके चेयर पर्सनस के नेम होंगे. तो वो उसका आइडिया में थोड़ा सा होना चाहिए. इट कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर्स, है ना. ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसमें 7 मेंबर्स थे. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये नेम्स आपको याद होने चाहिए, ये तो चेयर थे, चेयर कर ही रहे थे. इसके अलावा एन गोपाल स्वामी अयंगर, देन लड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर, देन डॉक्टर किया मुंशी, सईद मोहम्मद सदाउल्ला, देन एन माधव राव. ही रिप्लेस्ड बी एल मिटर हु रिजाइंड ड्यू टू इल हेल्थ. देन टी टी कृष्णमाचारी. He replaced D.P. Khaitan who died in 1948. राइट, क्लियर है कि नहीं है ये नेम. सो इट इज़, यहाँ पे आप इसको चेंज करोगे, इट इज़ वी टी कृष्णमाचारी. जो ये है यहाँ पर इसको आप चेंज कर लो, यहाँ पे इट इज़ वी टी कृष्णमाचारी. He replaced D.P. Khaitan who died in 1948. तो it was also giving us a good idea. हमें थोड़ा सा सही समझने को मिल रहा है कि किस तरीके से कौन सी कमेटी को कौन कौन हेड कर रहे थे. राइट, आप इसमें देखते हैं और भी है के नीचे. ओके, यहाँ पर फिर नीचे हमारे पास इनेक्टमेंट्स और इन्फोर्समेंट है. तो यहाँ पर अभी हमने क्या देखा कि मेजर कमेटीज़ हमारे पास कौन कौन सी थी. तो एक बार और इसको रिकॉल कर लेता है. लेट्स रीड इट वंस अगेन. हमारे पास वैसे जनरली जो हमारे पास नेम है वो आपको दिख रहे होंगे. जवाहरलाल नेहरू का नेम है, बी आर अम्बेडकर का नेम है, वल्लभ भाई पटेल का नेम है ना, और आपके पास राजेंद्र प्रसाद का नेम है. राइट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इट्स क्लियर. ड्राफ्टिंग कमेटी इनके पास थी. अब हम देखें स्टीयरिंग कमेटी. तो स्टीयरिंग कमेटी हमने किसको दे रखी थी? स्टीयरिंग कमेटी हमारे पास ही राजेंद्र प्रसाद. तो यहाँ पर आ जाएंगे स्टीयरिंग कमेटी. एक स्टीयरिंग कमेटी थी. एक हमारे पास थी फंडामेंटल राइट के ऊपर एडवाइजरी कमेटी, उसको वो हमने देखी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को. फंडामेंटल राइट्स की एडवाइजरी कमेटी. एक हमने माइनॉरिटीज़ वाली जो दे रखी थी, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल वाली, वो भी सरदार पटेल को दे रखी थी. और जो प्रोविंसेस के कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी थी वो भी हमारे पास सरदार पटेल जी की थी. जवाहरलाल नेहरू के पास जो थी वो आपके पास स्टेट्स की कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और यूनियन पावर. तो यूनियन वाली जो थी, यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट, ये जवाहरलाल नेहरू के पास थी. रूल्स ऑफ प्रोसीजर की कमेटी भी राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी. तो ये कुछ कमेटीज़ थी. इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो दिमाग में स्विच कर जाएंगे. 7 नेम्स हमारे पास फिर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इस ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल हमारे पास जो थे वो 7 मेंबर्स थे. कितने हम? 7 मेंबर्स. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि चेयर कर ही रहे थे. हमारे पास गोपाल स्वामी अयंगर हैं, अलड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, अलड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर. डॉक्टर किया मुंशी हैं, सईद मोहम्मद सदाउल्ला हैं. तो कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, सईद मोहम्मद. मतलब कितने ब्रिलियंट माइंड ये रहे होंगे जिन्होंने इतना खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम लोगों के लिए ड्राफ्ट किया. बी टी कृष्णमाचारी, एन माधव राव, इन्होंने बी एल मीटर को रिप्लेस किया था, है ना, और रिज़ाइंड, जिनकी इल हेल्थ की वजह से इनको रिज़ाइन करना पड़ा. और बी टी कृष्णमाचारी ने डी.पी. खाइतन. तो अगर हम कहें कि 2 कौन थे जिनको रिप्लेस किया गया, तो बी एल मिट्टर को रिप्लेस किया गया और डी.पी. खाइतन को रिप्लेस किया गया. सॉरी. और इनकी जगह पर कौन आया यहाँ पर? वी टी कृष्णमाचारी एंड योर एन माधव राव. तो वी कैन सी बी आर अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर. कौन कौन है? बी आर अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर. और आपके पास कौन थे? वी हैव अलड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, वी हैव बी टी कृष्णमाचारी, वी हैव एन माधव राव एंड वी हैव सईद मोहम्मद सदाउल्ला. तो अगर हम इसको थोड़ा सा और एनालाइज करें, सो इन नेम्स को, सो गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सईद मोहम्मद सदाउल्ला, एन माधव राव एंड योर टी टी कृष्णमाचारी. ठीक है, थोड़े टाइम बाद फिर से नेम्स पे आता है. आगे बढ़ते हैं. इनेक्टमेंट.
एंड एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।